नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस के बीच में बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई है। इससे पहले ही डिसकंटेंट जो है वो दोनों तरफ से दिखाई देना लग गया है इस मैटर के अंदर। इजराइल का स्टेटमेंट आया, बेंजामिन नेतन्याहू का बेसिकली स्टेटमेंट आया, जहां पर वो पूरी तरीके से इस बात से बिल्कुल बिल्कुल वास्ता नहीं रखते कि कोई सीज फायर होना चाहिए। बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया। पहले इस पूरे देश को अयतुल्ला खमेनी चला रहे थे, जिनसे हमें दिक्कत थी कि बड़े रैडिकल हैं और बड़े हार्ड लाइनर हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब पूरे देश को कौन चला रहा है? तो आईआरजीसी चला रहा है। ये तो उनसे भी ज़्यादा हार्ड लाइनर है, ये तो आइडियोलॉजी में उनसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनकी रिजिडिटी तो उनसे भी ज़्यादा है। तो अब तो आपने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया। आपको करना क्या था कि वहां पर रिजीम चेंज करना था, और क्योंकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया था कि रिजीम चेंज तो हो गया, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर यूएस के स्टेटमेंट से बिल्कुल खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज कहाँ हुआ, ये तो उल्टा हो गया कि बल्कि आईआरजीसी और पावर में आ गया और आईआरजीसी अब सारी चीजें कर रहा है। तो इसको लेकर के डिसकंटेंट जो है वो अभी बातचीत शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया है। ऑल्दो ईरानियन डेलीगेशन जो है उसकी पूरी लिस्ट आ गई है, वो लोग पहुंच भी गए। आप पूरी इमेज भी देखा आपने, यूएस का डेलीगेशन पहुंचा। तो दोनों तरफ से ईरान का भी स्टेटमेंट आया, इजराइल का भी स्टेटमेंट आया। दोनों तरफ से डिसकंटेंट जो है वो अपने पीक पर है, और ये सीजफायर कितना देर टिक पाएगा और इसमें कितनी सही तरीके से बात हो पाएगी, अपने आप पर बहुत बड़ा इसके ऊपर सवालिया निशान है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या वहाँ पर इजराइल के पूरे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर क्या चल रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं, अपोजिशन इजराइल का क्या बोल रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ईरान की तरफ से क्या है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि आज सुबह 11 बजे टेस्ट था, और बहुत शानदार, बहुत बड़ा टर्नआउट हुआ उस टेस्ट में। हमने उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन इतने सारे बच्चों ने उस टेस्ट को दिया। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हो तो आज यूसीएससी प्लस का यानी 11 अप्रैल को आज टेस्ट है, इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। एक और स्लॉट आपके पास अभी भी मौका है, 5 बजे का ये स्लॉट है, ज़रूर से इस स्लॉट में आप टेस्ट को दीजिए। और उसका एनालिसिस वीडियो भी जल्दी आता होगा, यहीं वर्ल्ड अफेयर्स पर आपको मिल जाएगा, उसका एनालिसिस वीडियो भी करिए। तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर करिए, 40 करोड़ तक के आपको इसमें इनाम मिल जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि आईडीएफ जो है, कहा जा रहा है कि एक क्लोज डोर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हुई नेसेट के अंदर, जो कि इजराइल का पार्लियामेंट है। और उस ब्रीफिंग के दौरान आईडीएफ ने कहा कि यार हमने तो पूरा गेम हम तो पूरा लेके चल रहे थे कि रिजीम चेंज करना है, लेकिन यहाँ तो रिजीम चेंज के पहले ही यूएस ने जाकर के बातचीत करनी शुरू कर दी। इन्होंने यूएस ने अपना पूरा डेलीगेशन भेज दिया, उससे बातचीत करने लगे, उससे निगोशिएट करने लगे, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले अयतुल्ला अली खमेनी थे, लेकिन अब तो अगर आप देखो तो ईरान के अंदर आईआरजीसी सारी चीज़ें चला रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। अगर हम देखें कि टर्म्स चला कौन रहा है इस समय पर, डिक्टेट कौन कर रहा है टर्म्स को ईरान के अंदर, तो मुश्तबा खमेनी इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। उनके सिर्फ स्टेटमेंट्स आते हैं और लोग बताते हैं कुछ इतनी सीरियस इंजरी हो चुकी है, शायद ही हैज़ लॉस्ट हिज लिम्ब और समथिंग लाइक दैट, कि वो आते ही नहीं है कैमरे पर, और वो बाहर भी नहीं आते। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मोहम्मद बाकर, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, या उनके फॉरेन मिनिस्टर, या मसूद पेशकियान उनके प्रेसिडेंट, ये सब लोग सिर्फ एक निगोशिएशन के लिए, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग ईरान। इसके अलावा कोई बहुत पावर इनके पास है क्या? वो बिल्कुल भी नहीं है। और वो हमने देखा भी था कि ये चाह भी रहे थे कि निगोशिएशन हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आईआरजीसी नहीं मानने को तैयार था। वो किसी भी टर्म पर तैयार नहीं था कि इनसे बातचीत की जाए। तो जब तक मुस्तफा खमेनी ने नहीं कह दिया तब तक आईआरजीसी माना नहीं इस बात को। तो यानी कि अब टर्म्स डिक्टेट करने वाला वहां पर एक जो पूरा ग्रुप है, दैट इज आईआरजीसी, जो कि वहां पर सारी चीज़ों को ईरान के अंदर रन कर रहा है। और अगर आईआरजीसी की बात करें तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने बाकायदे इस रिपोर्ट को छापा कि आईआरजीसी की लीडरशिप हमारे लिए फार मोर क्रेजी होगी, हमारे लिए फार मोर डेंजरस होगी। क्योंकि इससे पहले अयतुल्ला अली खमेनी थे, जो कि एक क्लरिकल लीडर थे, एक रिलीजियस लीडर, मोर काइंड ऑफ अ रिलीजियस लीडर, जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री मतलब स्टैंडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना और इस सब में नहीं करते थे। और वहाँ पर ये एक पूरा मतलब ये चलन भी रहा है कि जो भी क्लरिकल लीडर रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। हमने रूहुल्लाह खमीनी का भी पीरियड देखा तो उसमें भी यही सेम चीज़ थी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे वो लोग। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि ये दोनों पावर, क्लरिकल पावर एज वेल एज पूरी जो मिलिट्री पावर है, वो एक उसके ग्रुप के हाथ में आ गई, दैट इज़ आईआरजीसी। एक ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में आ चुकी है, और इनका नाम ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इनकी जो आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है वो किसी भी क्लेरिक नेता से बहुत ज़्यादा होगी, और वो चीज़ हमें दिखाई भी दे रही है। तो यहाँ पर आईडीएफ बिल्कुल अपने पॉइंट पर सही है कि हमने जो वॉर स्टार्ट किया था, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि रिजीम को चेंज करें, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी कर दी आपने, आप इनसे बात करना शुरू कर चुके हो। अब इस वॉर को जब शुरू किया था तो अयतुल्ला अली खमेनी को मारने के बाद इनको यही लगा था कि पूरी सरकार हम चेंज कर देंगे, जो कि हुआ नहीं।
और ट्रंप ने बीच में ही रास्ता छोड़ दिया। ट्रंप ने बीच में ही, जैसे ही प्रेशर पड़ा थोड़ा सा, ट्रंप जो है वो तुरंत, जो जैसे होता है ना कि नींबू पर थोड़ा सा प्रेशर डालो सारा रस बाहर, तो वो ट्रंप का वही स्थिति हुई कि जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर पड़ा उन्होंने कहा कि हो गई थी रिजीम चेंज, हमने तो कर दिया। अब वो सिर्फ नैरेटिव गढ़ने वाली चीज़ें जो है वो ट्रंप की तरफ से आ गई कि रिजीम चेंज करना था ना, ये लो कर दिया। तो कैसे कर दिया, दैट इज द क्वेश्चन विच इज आईडीएफ इज रेजिंग। उनका कहना है कि भाई रिजीम चेंज कैसे हुआ, अब तो और हार्डलाइनर लोग आ गए। रिजीम चेंज तो तब होता जब बिल्कुल नए लोग, जैसे नेपाल में रिजीम चेंज है, बांग्लादेश में रिजीम चेंज है। आप रिजीम चेंज तो तब हम मानते जब पूरी तरीके से सरकार ही पलट जाए, आइडियोलॉजी ही चेंज हो जाए, तब तो आप रिजीम चेंज मानते कि नए लोग पूरे जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने का दूसरा है, जो शायद हो सकता है कि हमें साथ लेकर के चले या हमारा टेररिज्म ना फैलाएं। तो ऐसा रिजीम चेंज हम चाह रहे थे, लेकिन आप तो यहाँ पर दूसरे ही फितूर में, आपको तो लग रहा है कि रिजीम चेंज कर दिया, नए लोग बैठे हुए हैं, अब वो बड़े रीजनेबल हैं, लेकिन उनकी तो कुछ चलती ही नहीं, चल तो वहाँ आईआरजीसी की रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इजराइल बार बार पॉइंट आउट कर रहा है। निगोशिएशन शुरू हुए, अब इजराइल कितना इसको मानेगा ये अपने आप में सवाल है। अब यहाँ पर जो अगर आप देखो तो ईरान के इस समय पर जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी, उसमें आईआरजीसी जो पूरा चला रहा है ईरान के अंदर, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो अब हम एक ही काम कर सकते हैं, हम ईरानियन से अर्ज कर सकते हैं। और वही उन्होंने कहा ये रिजीम ऑफ टेरर को ओवरथ्रो करने का एक ही मौका है। उन्होंने ईरानियंस को, यहाँ की यानी कि ईरान के लोगों को बोला कि अब जो काम बचा रह गया है वो आप लोग फिनिश कर सकते हो। यानी कि वो इस बात को मान रहे हैं दैट इट इज़ एन इनकम्प्लीट जॉब, इट इज़ नॉट येट फिनिश्ड, और ट्रंप उसको फिनिश कर भी नहीं पाएंगे। तो सीन बहुत क्लियर है इजराइल की तरफ से। अब वो ईरानियंस को बोल रहे हैं कि आप लोग सड़कों पे उतरो और आप लोग इस रिजीम को ओवरथ्रो करो। भाई आप ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे ना, तो अब आपको मदद भी मिल गई है, अब इनको पूरी तरीके से हमने तोड़ भी दिया है, अब आप चाहो तो इनको पूरी तरीके से हटा सकते हो, एक नई सरकार वहाँ पर स्थापित कर सकते हो। इन्होंने अर्ज किया वो सिटीजन्स ऑफ ईरान, पर्शियंस, कुर्द्स, अजेरीज, अवाजीज, बलूचीज, सबको बोला कि आओ बाहर निकलो, सड़कों पर निकलो और अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो और इनको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दो वहाँ से। अब ये ऐसे अक्सर में प्रेशर का देन है जो इजराइल में हो रहा है इस समय। इंटरनल पॉलिटिक्स अपने चरम पर चल रही है क्या? देखिए, जो हम बाकी देशों में देखते हैं कि एक आइडियोलॉजी है और अपोजिशन में एक दूसरी आइडियोलॉजी है। मैक्सिमम देशों में ऐसा आपको दिखाई देगा कि जो गवर्नमेंट बोलेगी उसके अगेंस्ट में अपोजिशन बोलेगी, लेकिन इजराइल में चीज़ें दूसरी हैं। इजराइल में इतना कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, सब संभवतः एक ही तरीके से हैं। तो उधर दो साइड्स हैं, एक जो ईरान को अपोज करता है और दूसरा वो साइड है जो ईरान को ज़्यादा अपोज करता है। तो इट इज़ अपोजिशन एंड मोर अपोजिशन ऑफ ईरान। तो जो इस समय पर इजराइल के अंदर अपोजिशन में पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यार तुमने तो लड़ाई शुरू करी, बहुत अच्छा, हमने प्रेस किया, हमने आपका साथ दिया, लेकिन अब तो आप वहाँ से सीज फायर के लिए शुरू कर दिया, आपने बातचीत शुरू कर दी। और इसके वजह से वो बेंजामिन नेतन्याहू और उनके समर्थन में जितनी भी पार्टियां उनके ऊपर खूब प्रेशर बना रहे हैं कि आप निगोशिएशन क्यों कर रहे हो, आप सीज फायर क्यों कर रहे हो, वाई यू आर टॉकिंग टू ईरान। और इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और उनके इस पूरे कैंपेन को एक फेलियर माना जा रहा है इजराइल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ चीज़ें जो है वो टर्न आउट हो रही हैं। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को ईरानियन से ये बोलना पड़ रहा है। अब रही बात ईरान की, ईरान को देखें तो डिसकंटेंट वहाँ भी है, ईरान देखें तो वहाँ भी एकदम पूरी तरीके से वो ट्रस्ट लॉस्ट है। ईरान में आप देखिए अभी निगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही मोहम्मद बाकर जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अमेरिकन के साथ जो हमारा इतिहास रहा है बातचीत का बहुत ख़राब रहा है। कभी भी ये अमेरिकन अपनी बात पर टिकते नहीं, ये कभी अपनी प्रॉमिस को रखते नहीं, ये हमेशा बात से मुकर जाते हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इश्यूज बहुत क्लियर हैं दोनों साइड से। उधर इजराइल ना खुश है, इधर ईरान को पूरी तरीके से इनके ऊपर शक है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, ये ट्रंप कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कुछ भी प्रॉमिस कर रहा है ये उसको तोड़ सकता है। तो इतनी सारे जब हम ग्रजेस लेकर के अपने मन में निगोशिएशन में बैठेंगे तो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा वो एक देखने वाली बात होगी। द ओनली होप द ऑल द वर्ल्ड एंड ऑल दीज पीपल हैव, द ओनली होप दे हैव इज जेडी वांस। एक व्यक्ति जो सच में पूरे दिल से चाहता है कि इस मामले को मैं सुलझा दूं वो जेडी वांस है। जेडी वांस को इसीलिए इस डेलीगेशन में रखा ही गया है, इनका पूरी पोजीशनिंग ही इसी तरीके से की गई है। वही मैंने कहा ना कि मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान तो खैर मिडिल मैन है, वो बस अरेंज कर रहा है। नहीं होता है छोटू हमारी मीटिंग करवा देना, कल अरेंज कर देना, तो पीए है यूएस का, उसको तो हटा दो, साइड कर दो। जेडी वांस इज दैट व्यक्ति जो एक मीडिएटर के तौर पर वहां जा रहे हैं सही मायने में अगर देखा जाए तो, जो कि ईरान की बात सुन करके
और इसीलिए ईरान चाहता था कि जेडी वांस आए, क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर से ऑलरेडी उनकी बात हो चुकी थी, वो जो फेल हो चुका नेगोशिएशन, और इनके मन में अपना एक प्री कंसीव नोशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इन लोगों ने पहले बात की है, वो अपनी बात ही ऐसे करते कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, नहीं करेंगे, जाओ ठीक है देख लेना जो होगा, इस टाइप से बात करोगे तो आप नहीं होने वाली। तो ये लोग तो पहले ही फेल कर चुके हैं स्टॉक्स को, इसीलिए इसमें जेडी वांस को भी इस डेलीगेशन में स्पेशली भेजा गया है, लीड रोल के लिए भेजा गया है कि आप ईरान के बात सुनो और उनसे निगोशिएशंस करो इस मैटर में, क्योंकि हम चाहते हैं। तो जेडी वांस इज द ओनली होप दे हैव, और उनका अपना इतिहास भी है। पहले जेडी वांस ही वो व्यक्ति हैं जो फॉरेन वॉर्स के खिलाफ बड़ी कैंपेनिंग उन्होंने की थी कि फॉरेन वॉर्स हमें नहीं करना चाहिए, वाई आर बॉयज आर डाइंग इन अफगानिस्तान, वाई आर बॉयज आर डाइंग इन इराक, ये वही कहने वाले थे। तो जेडी वांस चाहते हैं कि जल्दी से मैं इसको निपटा दूं और ये फॉरेन वॉर को ख़त्म करूं, क्योंकि फिर से मेरी इमेज बड़ी ख़राब हो जाएगी इससे, और ट्रंप उनको ज़रूर इस पर गाइड कर रहे हैं। लेकिन जेडी वांस बहुत हद तक उनकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिसको दिमाग में लेकर के इस मैटर को सुलझाने जा रहे हैं। अब ईरान का पूरा जो डेलीगेशन है उसको दो व्यक्ति लीड कर रहे हैं, मोहम्मद बाकर जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम उनकी स्टांस देख करके बहुत क्लियर हो चुका है कि उनको बड़ा स्ट्रिक्टली कंडीशंस दे करके भेजा गया है कि यहाँ पर जा करके ऐसा नहीं है कि आप झुक करके वहाँ से चले आओगे, सब बातें उनकी मान के चले आओगे, यू कीप योर पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट फुट पर हैं। और वो मोहम्मद बाकर के स्टेटमेंट से दिख गया कि यूएस के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी अपनी बात को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डेलीगेशन तो इनका बहुत बड़ा है, सारे जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सब लोग हैं, लेकिन ये जो लीडर्स हैं ये भी फुल कंट्रोल में नहीं है, दे आर नॉट दी डिसीजन मेकर्स हियर, डिसीजन मेकर इज समवन एल्स, और इनको लगातार गाइड किया जा रहा है कि आपको झुक के नहीं आना है। तो अगेन इस सीजफायर के अंदर कई फेजेस होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, ये साफ नजर आ गया है। लेकिन आज बहुत हद तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बातचीत कहाँ तक पहुंची और क्या उम्मीद है इसमें सुलझने की इस पूरे बातचीत के अंदर। और इजराइल ने अपना क्लियर डिसकंटेंट शो कर दिया है, ईरान की तरफ से तो शुरू से डिस्ट्रस्ट था, तो अब वो देखते हैं कि वो किस हद तक वो चीज़ जो है वो हो पाती है सही तरीके से और सीजफायर हो पाता है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।